हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान सिविल सर्विस क्लासेस। एंड जो लोग भी इस चैनल में नए हों उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए, और आज की आपकी क्लास में बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में कुषाण वंश के बारे में क्लास होगी। तो और लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको इंडो ग्रीक, हिंद यवन आक्रमण, शक आक्रमण, पारथी और पहलो आक्रमण इनके बारे में चर्चा हो गई थी और आप लोग नोट्स बना लिए होंगे। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश के बारे में चर्चा होगी और इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। और इसमें आपका कुषाण वंश में टॉपिक रहेंगे आपके कि कुषाण कौन थे, कहाँ से ये आए थे और इसमें कौन कौन इनके शासक हुए हैं, कौन कौन राजा हुए हैं कुषाण में, तो उस बारे में। और इनमें सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, कनिष्क के बारे में चर्चा होगी, ठीक। और क्या क्या इनकी उपलब्धियां थी, इससे क्या क्या भारत पर इनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, इनके आने से, कुषाण के आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में, कुषाण वंश पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल में नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश पहले हम आपको बता दें कि इसमें कितने शासक हुए, कौन कौन शासक हुए कुषाण वंश में, फिर इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कुषाण कौन थे और कहाँ से भारत आए थे, ठीक। तो कुषाण वंश, कुषाण वंश, कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी। कुषाणों की जो थी राजधानी, इसको कनिष्क ने बनाया था। कुषाणों की राजधानी, कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, आधुनिक पेशावर जो कि पाकिस्तान में है। पुरुषपुर आधुनिक पेशावर जो कि पाकिस्तान में, दूसरी मथुरा थी, ठीक। इसमें पहला शासक कड़फिसेस प्रथम या कुजुल कड़फिसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये कुषाण वंश का संस्थापक भी था और पहला शासक था कड़फिसेस प्रथम या कुजुल कड़फिसेस, ठीक। और इसको एग्जाम पॉइंट्स करके इसी में ब्रैकेट में नीचे हाईलाइट कीजिएगा। कुजुल कड़फिसेस या कड़फिसेस प्रथम ने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलाए थे। रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलाए थे कुजुल कड़फिसेस ने। कुजुल कड़फिसेस का पुत्र, अगला उत्तराधिकारी उसका पुत्र विम कड़फिसेस हुआ। विम कड़फिसेस, या आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा कुजुल कड़फिसेस के बाद कड़फिसेस द्वितीय। जैसे मैंने बताया था कुजुल कड़फिसेस का दूसरा नाम कड़फिसेस प्रथम और उसके बाद उत्तराधिकारी कड़फिसेस द्वितीय या भीम कड़फिसेस के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ था। भीम कड़फिसेस ने भीम कड़फिसेस ने, इसको एग्जाम पढ़ करके हाईलाइट कीजिएगा। भीम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला कुषाण वंश का शासक भीम कड़फिसेस था। और ये भी एक चीज है यहाँ पे कि सोने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाले स्वर्ण मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रयोग कुषाण वंश के शासकों ने किया है, ठीक। और कुषाण वंश के किस शासक ने किया था? भीम कड़फिसेस ने सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, ठीक। और ये इसको और दूसरा एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछने वाला पॉइंट है कि ये भीम कड़फिसेस जो था आपका, ये शैव मतानुयायी था। शैव मतानुयायी होने के कारण इसने अपने सिक्कों पर शिव, नंदी, शिव और शिव का चित्र, नंदी का चित्र और त्रिशूल के चित्र को अंकित करवाया था। भीम कड़फिसेस ने अपने सिक्कों पर शैव मतानुयायी होने के कारण, शैव धर्म को मानने वाला होने के कारण इसने अपने सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल के चित्र को अंकित करवाया था, ठीक। भीम कड़फिसेस के बाद अगला शासक कनिष्क हुआ। अगला शासक कनिष्क हुआ, कनिष्क प्रथम हुआ, ठीक। ये कुषाण वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक था, ठीक। और सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के कनिष्क ने चलाए थे, लेकिन सर्वप्रथम सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं जारी भीम कड़फिसेस ने किया था और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाने वाला कनिष्क था, ठीक। इसकी राजधानी पुरुषपुर, बता दिया, मथुरा थी। पुरुषपुर पेशावर, आधुनिक पेशावर और दूसरी मथुरा थी। और डिटेल्स अभी आगे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद कनिष्क के बाद अगला शासक वशिष्ठ हुआ। वशिष्ठ हुआ, ठीक। वशिष्ठ को कल्लड़ की राज तरंगड़ी में वशिष्ठ को जुक्स कहा गया है। कल्लड़ की राज तरंगड़ी में वशिष्ठ को जुक्स कहा गया है। वशिष्ठ के बाद अगला उत्तराधिकारी हुविक्स हुआ। वशिष्ठ के बाद अगला उत्तराधिकारी, अगला शासक हुविक्स हुआ, ठीक। इसको एग्जाम यहाँ पे एग्जाम पास करके हाईलाइट कीजिएगा। हुविक्स के सिक्कों पर चतुर्भुजी विष्णु का चित्र अंकित रहा है, ठीक। हुविक्स के सिक्कों पर, हुविक्स ने अपने सिक्कों पर चतुर्भुजी विष्णु के चित्र को अंकित किया है। चतुर्भुजी विष्णु के रूप को, चित्र को अंकित कराया था। हुविक्स ने अपने सिक्कों पर चतुर्भुजी विष्णु के चित्र को अंकित करवाया था, ठीक। हुविक्स के बाद वशिष्ठ हुआ, वशिष्ठ के बाद हुविक्स हुआ, हुविक्स के बाद कनिष्क द्वितीय हुआ, कनिष्क द्वितीय हुआ, कनिष्क द्वितीय के बाद वासुदेव प्रथम हुआ, वासुदेव प्रथम के बाद कनिष्क तृतीय हुआ, कनिष्क तृतीय के अगला शासक कनिष्क तृतीय हुआ, कनिष्क तृतीय के बाद अगला शासक वासुदेव द्वितीय हुआ, वासुदेव द्वितीय हुआ। वासुदेव द्वितीय कुषाण वंश का, इसको यहाँ ध्यान रखिएगा,
कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुषाणों का अंत कैसे हुआ था। ठीक, कुषाणों का अंत पश्चिम में ईरान में, कुषाणों का अंत पश्चिम में ईरान में। ठीक, पश्चिम में ईरान का ससानी वंश, कुषाणों का अंत पश्चिम में ईरान का ससानी वंश, ईरान का शक्तिशाली ससानी वंश ने पश्चिम से कुषाणों का अंत किया, और पूर्व में अर्थात भारत में नागभारवी वंश ने कुषाणों का अंत कर दिया था। और पूर्व में नागभारवी वंश अर्थात भारत में नागभारवी वंश ने कुषाण साम्राज्य का अंत कर दिया था। तो ये थे आपके कुषाण में शासक जो हुए, इनके बारे में हो गए। अब बात कर लेते हैं कुषाण क्या थे। ठीक, कुषाण चीन के पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति कबीला था। उस कबीले की यूची और तोचेरियन या तोखारी नामक जनजाति से संबंधित थे। कुषाण जो थे ये आपके चीन के पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले जो जनजातियां थी, रहने वाली खाना बदोश जनजातियां थी, उस खाना बदोश जनजातियों से संबंधित थे। कुषाण जो थे ये आपके पश्चिम चीन के पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाली खाना बदोश जनजाति के कबीलों में थे। वहां पे 5 कबीले थे। उन 5 कबीलों में से एक जनजाति यूची जनजाति थी। यूची जनजाति से कुषाण थे। ठीक, चीन के पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले 5 खाना बदोश जनजाति 5 कबीले थे। खाना बदोश जनजाति के 5 कबीले थे। उन 5 कबीलों में से एक कबीला यूची जनजाति का था। यूची जनजाति के कबीलों से कुषाण थे। यूची जनजाति के कबीलों से कुषाण थे। वहां पे पश्चिमी क्षेत्र में एक यूची जनजाति थे, एक तोखरी या तोचेरियन जनजाति थी, और एक हिंगनू नाम का कबीला था। ठीक, ये 3 कबीले हैं, और एक कुंग यांग करके कबीला था। ठीक, ये 5 कबीले थे, जनजाति थी। इन जनजातियों में से यूची जनजाति के जो कबीला था उसमें से कुषाण थे। अब हुआ क्या था, भारत कैसे आए। ठीक, भारत जो चीन के पश्चिमी क्षेत्र में जो जनजाति कबीला था, उस जनजाति के कबीले में से हिंगनू नाम का जो जनजाति कबीला था, हिंगनू मैंने जैसे बताया, हिंगनू नाम का जनजाति कबीले का जो सरदार था, जो नेता था, उसने यूची जनजाति के कबीले के सरदार को युद्ध में पराजित किया और उसकी हत्या कर दी, उसको मार डाला। और इसने हिंगनू जनजाति के कबीले के सरदार ने यूची जनजाति के लोगों को वहां से चीन के पश्चिमी क्षेत्र से भगा दिया, खदेड़ा। तो ये वहां से भागकर यूची जनजाति चीन का पश्चिमी क्षेत्र छोड़ दिया और वहां से भागकर ये पश्चिम क्षेत्र की तरफ बढ़े। ठीक, हिंगनू जनजाति के कबीले के सरदार ने यूची जनजाति कबीले के सरदार की हत्या करके इनको यूची जनजाति के कबीले को लोगों को वहां से चीन के पश्चिमी क्षेत्र से भगा दिया, खदेड़ दिया, और ये लोग वहां से भागकर भारत के पश्चिम क्षेत्र की तरफ चले, वहां से भागकर पश्चिम क्षेत्र की तरफ चले। ठीक, और इनकी संख्या अधिक होने के कारण, यूची जनजाति के लोगों की संख्या अधिक होने के कारण, ये लोग लगभग इनकी संख्या 1 से 1.5 लाख के आसपास थी। तो ये लोग 2 भागों में बढ़ गए। यूची जनजाति वहां चीन के पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर वहां से चले आए, तो ये पश्चिम क्षेत्र की तरफ आए, और इनकी संख्या ज्यादा होने के कारण ये 2 भागों में बट गए। ठीक, एक भाग इनका तिब्बत की तरफ चला गया, एक भाग तिब्बत की तरफ चला गया, और दूसरा भाग इधर अफगानिस्तान की तरफ आया, दूसरा भाग पश्चिम की तरफ आया, अफगानिस्तान की तरफ आया। ठीक, जो भाग पश्चिम की तरफ अफगानिस्तान की तरफ आया, इस टुकड़ी का सरदार कड़फिसेस था। इस भाग का सरदार, इस टुकड़ी का सरदार कड़फिसेस था। ठीक, कड़फिसेस था। ठीक, तो जब ये पश्चिम की तरफ आया, अफगानिस्तान की तरफ आया, तो यहाँ पर इनको बैक्टीरियाई शकों और पार्थियों का सामना करना पड़ा। जब ये पश्चिम की तरफ वहां से चीन के पश्चिम क्षेत्र भागकर जब ये पश्चिम की तरफ अफगानिस्तान की तरफ बढ़े, तो इनको बैक्टीरियाई शकों और पार्थियों का सामना करना पड़ा, और इनसे युद्ध हुआ। तो इस टुकड़ी का, इस यूची की इस जनजाति के इस टुकड़ी का सरदार कड़फिसेस था। ठीक, इन लोगों ने मिलकर बैक्टीरियाई को पराजित किया, शकों को पराजित किया, और पार्थियों को पराजित किया। इसके बाद इनको यहाँ पर इन्होंने अधिकार कर लिया, अफगानिस्तान क्षेत्र को इन्होंने अधिकार कर लिया। और इसके बाद ये कुषाण, ये लोग क्या कहते हैं, आपका काबुल घाट से होते हुए यहाँ क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद ये काबुल घाट से होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार करके, काबुल घाटी होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार करके गंधार क्षेत्र पर अधिकार किया, गंधार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक, गंधार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और जो मैंने आपको बता दिया, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस या कड़फिसेस प्रथम था। ठीक, और इसने रोमन के सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलवाए थे। कुजुल कड़फिसेस ने रोमन के सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलवाए थे। सॉरी, तांबे के सिक्के चलाए थे। और इसको एक एग्जाम्पल करके हाईलाइट कीजिएगा। कुजुल
कुजुल कड़फिसेस पहला शासक था। कुजुल कड़फिसेस ने सर्वप्रथम हिंदू कुश पर्वत के एशिया में, हिंदू कुश पर्वत के क्षेत्र में या एशिया के क्षेत्र में, ठीक, तांबे के सिक्के चलाने वाला पहला शासक था। हिंदू कुश पर्वत में या एशिया में सिक्के जारी करने और रोमन के सिक्कों की नकल करके सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कुजुल कड़फिसेस था। हिंदू कुश पर्वत के क्षेत्र में एशिया में तांबे के रोमन के सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलाने वाला पहला शासक कुजुल कड़फिसेस था। ठीक, अब इसके बाद कुजुल कड़फिसेस की मृत्यु के बाद उसका अगला शासक भीम कड़फिसेस हुआ। भीम कड़फिसेस कुषाण वंश का, भीम कड़फिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक शक्तिशाली राजा माना जाता है। भीम कड़फिसेस को कुषाण वंश का शक्तिशाली राजा माना जाता है। ठीक, और ये शैव मतानुयायी होने के कारण ये शैव धर्म को मानने वाला था। शैव धर्म का ये पोषक था। ठीक है, शैव मतानुयायी था, इसने अपने सिक्कों पर शिव का चित्र, नंदी का चित्र और त्रिशूल की आकृति अंकित कराई थी, जिससे इसका पता चलता है कि इसका शिव धर्म में इसकी आस्था थी। ठीक, जिससे पता चलता है कि इसका ये शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का आस्था का प्रतीक पता चलता है। ठीक, और इसने सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के चलाए थे, और इसने सोने के और तांबे के सिक्के चलाए थे। और एक चीज इसमें एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। ठीक, भीम कड़फिसेस के सिक्के में यूनानी लिपि और खरोष्टी लिपि दोनों लिपियों का प्रयोग हुआ है। भीम कड़फिसेस के सिक्कों पर एक तरफ यूनानी लिपि और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि अंकित होती थी। भीम कड़फिसेस के सिक्कों पर एक तरफ यूनानी लिपि और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि अंकित होती थी, और इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल के चित्र अंकित होते थे, जो इसका पता चलता है, जो इसके आस्था का प्रतीक, शैव धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक को बताते हैं। ठीक, इसके बाद इसने महेश्वर की उपाधि, जब ये शिव का अनुयायी था तो इसने महेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। जैसे उसमें एक मिस हो गया था, जब उसने रोमन सिक्के नकल करके तांबे के सिक्के कुजुल कड़फिसेस ने चलाए थे, तो वहां उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। और ये शैव धर्म का अनुयायी होने के कारण इसने अपने सिक्कों पर शिव चित्र, नंदी चित्र और त्रिशूल की आकृति अंकित की, और इसने भीम कड़फिसेस ने महेश्वर की उपाधि ग्रहण की। ठीक, इसके बाद भीम कड़फिसेस के शासनकाल में भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध बहुत विकास में था। ठीक, भीम कड़फिसेस के शासन के समय भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध बहुत विकसित हुआ या बहुत विकासशील प्रगति पे। भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध बहुत विकसित हुआ है, बहुत प्रगतिशील विकासशील उसमें था। ठीक, विकासशील या प्रगति की ओर अग्रसर था, बहुत विकसित हुआ था भारत और रोम के बीच। ठीक, इसके बाद अगला शासक कनिष्क हुआ। भीम कड़फिसेस के बाद अगला शासक कनिष्क हुआ। ठीक, कनिष्क हुआ। और इसमें एक चीज और यहाँ याद रखिएगा, एक चीनी ग्रंथ भीम कड़फिसेस के बारे में एक पॉइंट है यहाँ पे और उसको नोट डाउन कीजिएगा। चीनी ग्रंथ हाउ हान सू से पता चलता है कि चीनी ग्रंथ भीम कड़फिसेस के बारे में बताता है। चीनी ग्रंथ हाउ हान सू भीम कड़फिसेस के बारे में बताता है कि इसने तिएनचू नामक जगह पर प्रांत पे अधिकार किया था। तिएनचू नामक चीनी ग्रंथ हाउ हान सू बताता है कि भीम कड़फिसेस ने तिएनचू नामक प्रांत पे अपना अधिकार किया था। और तिएनचू नामक जो प्रांत है वो उसकी तुलना, उसका समीकरण सिंधु क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र पर किया जाता है। जैसे कि गंधार, तक्षशिला और पंजाब के क्षेत्र की तुलना, या माना जाता है कि जो तिएनचू नामक जगह थी वो सिंधु क्षेत्र के आसपास की जगहों का नाम चीनी ग्रंथ में तिएनचू कहा गया। चीनी ग्रंथ में तिएनचू नामक उस जगह को तिएनचू कहा गया, जो सिंधु क्षेत्र के आसपास की जगह थी। जैसे गंधार, तक्षशिला और पंजाब का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को चीनी ग्रंथ में तिएनचू कहा गया है। ठीक, और चीनी ग्रंथ हाउ हान सू से पता चलता है कि भीम कड़फिसेस ने तिएनचू, जो जिसका समीकरण सिंधु क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से किया गया, उस पर अधिकार किया था। तो इस तरह ये क्या कहते हैं, कुषाण भारत में प्रवेश किए थे। ये थी आपकी भारत कुषाण क्या थे। ठीक है, भारत में कैसे आए। ठीक, ये आपका हो गया। और इसका सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली राजा कनिष्क हुआ था। इसके बाद कनिष्क इसका उत्तराधिकारी हुआ था, और भारत में सबसे महान और प्रतापी शासक कनिष्क हुआ था। ठीक, अब बात करें राजधानी, और इसको आप बिल्कुल दिमाग से सुनिएगा कहीं, और उसको नोट्स तैयार करते जाइएगा। नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि ये आपको भाई रिवीजन के लिए भी आपके पास होना चाहिए, तो इसको नोट्स तैयार करते जाइए। अब कनिष्क का शासन 78 ईस्वी से 105 ईस्वी रहा है। कनिष्क का शासन का समय 78 ईस्वी से 105 ईस्वी रहा है, और इसकी राजधानी फिरोजपुर, आधुनिक पेशावर और मथुरा रही है। ठीक, अब
बात कर ले। कनिष्क का राज्याभिषेक या राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था, जिसे भारत सरकार द्वारा इसमें 78 ईस्वी में हुआ था, तो जिसके कारण इसने अपने राज्यारोहण की तिथि पर एक संवत चलाया था जो शक संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कनिष्क ने अपने राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जिसे शक संवत के रूप में प्रसिद्ध हुआ था और जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया, और ये कुषाण वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक था। ठीक, अब इसको बात कर लें। इतिहास में ये दो कारणों से प्रसिद्ध है। प्राचीन भारतीय इतिहास में कनिष्क 2 कारणों से प्रसिद्ध है। पहला कारण, इसके द्वारा राज्यारोहण के समय 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय चलाए गए संवत शक संवत के कारण, जिसे भारत सरकार ने इसको स्वीकार करके आज भी प्रयोग में लाती है। पहला कारण ये, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुआ था। इसने अपने राज्यारोहण के 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जिसे शक संवत के नाम से जाना गया और जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया। दूसरा कारण, इसने बौद्ध धर्म का खुले हृदय से उसको खुले हृदय से उसका स्वागत किया है, संरक्षण किया है, संपोषण किया है। बौद्ध धर्म का कनिष्क ने बौद्ध धर्म का खुले हृदय से स्वागत किया है, संपोषण किया, संरक्षण किया, और ये सभी धर्म का, हिंदू धर्म को भी, ठीक, इसने बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म का ये इसने खुले हृदय से स्वागत किया है। कोई वो नहीं था इसके पास कि ये धर्म है, इस धर्म का खाली यही है। इसने सभी धर्मों का इसने सम्मान किया है। कनिष्क ने सभी धर्मों का सम्मान किया है और बौद्ध धर्म का तो ज्यादा इसने खुले हृदय से इसने संरक्षण किया, संपोषण किया, स्वागत किया है बौद्ध धर्म का। ठीक, लेकिन इसने सभी धर्मों का सम्मान किया है, इसलिए इतिहास में प्रसिद्ध था। इसके बाद अब कनिष्क के समय कश्मीर के जैसा कि कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। ये पॉइंट आपको सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन अब जो पॉइंट मैं बोलूंगा वो नहीं। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक, इसके शासनकाल में एक बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बटा था। ये बता रहे, बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बटा था, हीनयान और महायान। महायान संप्रदाय का उदय कुषाण वंश के कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत जो आयोजन हुआ था उसमें महायान संप्रदाय का उदय हुआ था। महायान संप्रदाय का उदय कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक, उसके बाद चौथी बौद्ध संगीत, ये पॉइंट एक्स को एग्जाम पॉइंट करके हाईलाइट कीजिए। चौथी बौद्ध संगीत जब हुई थी उस कनिष्क के समय, तो उसमें बौद्ध ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई थी। बौद्ध ग्रंथ में टीकाएं लिखी गई थी। जिस टीका का नाम, ये जो टीकाएं लिखी गई थी उसका नाम विभाष शास्त्र रखा, विभाष शास्त्र कहलाई। ठीक, बौद्ध ग्रंथों पर लिखी गई टीकाओं को विभाष शास्त्र कहा गया। इसके बाद हीनयान बौद्ध कनिष्क के समय जन्म हुआ था, उदय हुआ था। ठीक, इसके बाद कनिष्क के दरबार में कनिष्क ने चीन के शासक पांचाल से युद्ध हुआ। कनिष्क का चीन के शासक पांचाल से युद्ध हुआ और पहली बार जिसमें ये पराजित हुआ था, कनिष्क पराजित हुआ था, किंतु दूसरी बार हुए युद्ध में इसने पांचाल को युद्ध में पराजित किया और उसको मार डाला था। कनिष्क का चीन के शासक पांचाल से प्रसिद्ध युद्ध, कनिष्क का सबसे प्रसिद्ध युद्ध चीन के शासक पांचाल से हुआ था और इसने कई युद्ध चीनियों के साथ किया है। चीन के शासकों के साथ कई बार कनिष्क ने युद्ध किया है। ठीक, जिसमें पहली बार ये पांचाल से हुए युद्ध में पहली बार पराजित हुआ था, किंतु दूसरी बार हुए युद्ध में इसने पांचाल को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। ठीक, इसके बाद कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। ठीक, कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर का निर्माण कराया और उसने कासगढ़, यासकंद और खोतान को जीतकर अधिकार किया। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर का निर्माण करवाया था और उसने कासगढ़, यासगंज और खोतान पर भी अधिकार किया था। इसके बाद कनिष्क ने, ये हो गया यासगंज, कासगढ़, खोतान को जीत के अधिकार कर लिया था। इसके बाद कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप का निर्माण करवाया। और पुरुषपुर में कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में एक स्तूप और विहार का निर्माण करवाया था। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में एक स्तूप और विहार का निर्माण करवाया था जिसमें गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठित रखवाया था। जिसमें स्तूप पुरुषपुर में अपनी राजधानी पुरुषपुर में स्तूप और विहार का निर्माण करवाया था और जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थि अवशेषों को रखा गया है, प्रतिष्ठित करवाया गया है। ठीक, और जिससे खुदाई से वहां
जिससे हुई वहाँ उत्खनन हुए, उत्खनन से पता चला है कि वहाँ पे गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों मिले हैं, इंद्र और ब्रह्मा की मूर्ति और कुषाण कनिष्क की मूर्ति प्राप्त हुई है, कनिष्क की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद इसने बोगरा के महास्थान में, बोगरा के महास्थान में पाए गए सोने के सिक्के में, बोगरा के महास्थान में पाए गए सोने के सिक्के में कुषाण की खड़ी मूर्ति का चित्र अंकित है। बोगरा के महास्थान में पाई गई सोने के मुद्रा में, सोने की मुद्रा में कनिष्क की, सोने के मुद्रा में कनिष्क के खड़े चित्र, खड़ी रूप के चित्र अंकित हुए, खड़ी मूर्ति का चित्र अंकित रहा। सोने के जो सिक्के मिले उसमें कनिष्क का खड़ी मुद्रा में चित्र अंकित हुआ है। ठीक, मिले बोगरा के महास्थान से मिले सोने के सिक्कों में कनिष्क की खड़े मुद्रा में चित्र अंकित था। उस सिक्कों पर कनिष्क का जो चित्र मिला है, जो चित्र अंकित था वो खड़ी मुद्रा में था। ठीक, इसके बाद मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है जिसमें उसने मथुरा में उत्खनन के दौरान एक प्रतिमा मिली है जिससे मैं कनिष्क की बताई गई है, और उसने कनिष्क ने घुटनों तक चोंगा और भारी जूते पहने हुए थे। मथुरा से मिले उत्खनन में, मथुरा के उत्खनन में मिली मूर्ति जो कि बताती है कनिष्क की है, और उसने घुटनों तक चोंगा और पैरों में भारी जूते पहने हुए थे। ठीक, जूतों से याद है, यहाँ एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिए। चमड़े के जूतों का सर्वप्रथम प्रयोग कुषाण वंश के शासकों ने किया था। चमड़े के जूतों का प्रयोग सर्वप्रथम कुषाण वंश के शासकों ने किया था। चमड़े के जूतों का प्रयोग सर्वप्रथम कुषाण वंश के शासकों ने किया था, जिसमें से कनिष्क प्रमुख था। ठीक, कनिष्क ने किया था। इसके बाद कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को प्राप्त किया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को प्राप्त किया और बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त किया और अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। अनोखा कुक्कुट को प्राप्त किया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को और बुद्ध का भिक्षा पात्र और अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। और इसके बाद पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई थी। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च बहुत अधिक प्रिय थी, जिसके कारण इस गोल मिर्च का नाम यवन प्रिय पड़ गया था। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च बहुत अधिक प्रिय थी, जिसके कारण इस गोल मिर्च का नाम यवन प्रिय पड़ गया था। ठीक, इसके बाद कनिष्क की उपाधियां, कनिष्क देवपुत्र, स्वर्गपुत्र, ये कनिष्क की उपाधियां थी। और एक तीसरी उपाधि शासनुशाही थी, जो समुद्र के प्रयाग स्तंभ लेख से पता चलता है कि शासनुशाही उपाधि कनिष्क सम्राट की है। ठीक, कनिष्क के कुषाण वंश के शासक कनिष्क की एक शासनुशाही उपाधि है, जो समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से पता चलता है। इसके बाद कनिष्क के समय भारत में दो नवीन कला शैली का जन्म हुआ। कनिष्क के शासन काल के समय भारत में दो नवीन कला शैली का जन्म हुआ। ठीक, एक गंधार कला शैली, दूसरी मथुरा कला शैली। ठीक, गंधार कला शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली के नाम से जाना जाता है। गंधार कला शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली के नाम से जाना जाता है, और इसका जन्म गंधार में हुआ था, इसी कारण इसका नाम गंधार कला शैली पड़ा। ठीक, और इसमें बुद्ध की मूर्ति और बोधिसत्व की मूर्ति का निर्माण किया गया था। बुद्ध की मूर्ति और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण काले स्लेटी पाषाण से किया गया था। इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। बुद्ध और बुद्धसत्व की मूर्तियों का निर्माण काले स्लेटी पाषाण से किया गया था। गंधार कला शैली में काले स्लेटी पाषाण का प्रयोग किया गया है। इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिए। काले से स्लेटी पाषाण मतलब पत्थर का प्रयोग किया गया है। और मथुरा कला शैली में चुनार के लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। ये अंतर है। मथुरा कला शैली में चुनार के लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया और गंधार कला शैली में काले स्लेटी पाषाण का प्रयोग किया गया। इसके बाद गंधार कला शैली में जो बुद्ध की और बोधिसत्व की मूर्तियों का जो निर्माण हुआ था वो यूनानी देवता अपोलो की नकल थी। ठीक, बुद्ध की मूर्ति और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण गंधार कला शैली के अंतर्गत किया गया था। वो यूनानी देवता अपोलो की नकल थी, जिसमें काले स्लेटी पाषाण का प्रयोग किया गया था। इसके बाद मथुरा कला शैली बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा कला शैली के अंतर्गत किया था। बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति का निर्माण का श्रेय मथुरा कला शैली में जाता है, और इसमें मूर्ति का निर्माण चुनार के लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। अब बात कर लेते हैं इसमें सिल्क मार्ग। ठीक, जो आपका चीन से रोम तक जो व्यापारिक मार्ग था वो सिल्क मार्ग था। उस पर कनिष्क कुषाण वंशों का अधिकार हो गया था, और सबसे ज्यादा अधिकार इसने
कनिष्क का था। ठीक, जो सिल्क मार्ग था वो चीन से लेकर रोम तक व्यापारिक मार्ग था, उस पर कनिष्क का, उस मार्ग पर कनिष्क का अधिकार हो गया था और उस मार्ग को सिल्क मार्ग कहते थे। तो ये सिल्क मार्ग कौन था? पहला मार्ग आपका सिल्क मार्ग कैस्पियन सागर से होते हुए रोम को जाने वाला मार्ग, कैस्पियन सागर से रोम को जाने वाला मार्ग था। दूसरा मार्ग मर्व से फर्रात नदी होते हुए, मर्व से फर्रात नदी होते हुए, ठीक, मर्व से फर्रात नदी होते हुए रूम सागर के बंदरगाह तक जाने वाला मार्ग सिल्क मार्ग कहलाता था। तीसरा आपका भारत से लाल सागर वाला मार्ग सिल्क मार्ग कहलाता था, जिस पर कनिष्क का अधिकार था, जिस पर कुषाण वंश शासक कनिष्क का अधिकार था। ठीक, तो ये सिल्क मार्ग थे। इसको ध्यानपूर्वक एक बार रिपीट कर देता हूँ। कैस्पियन सागर से रोम तक जाने वाला मार्ग सिल्क मार्ग। दूसरा मर्व से फर्रात नदी होते हुए रोम सागर के बंदरगाह तक जाने वाला मार्ग सिल्क मार्ग। तीसरा भारत से लाल सागर तक जाने वाला मार्ग सिल्क मार्ग कहलाता था। ठीक, इसके बाद ये थे आपके जिस पर कनिष्क का अधिकार था। इसके बाद नेक्स्ट, विद्वान पार्श, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक कनिष्क के दरबार में थे। पार्श, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक कनिष्क के दरबार में थे। ठीक, इसके बाद नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित, नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित कनिष्क के दरबार में थे। इसके बाद इसका राजवैद्य चरक था और राजपुरोहित संरक्ष था। राजवैद्य चरक था, ठीक, और राजपुरोहित संरक्ष था। तो ये हो गए आपके कनिष्क। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे दक्षिण भारत के बारे में। थैंक यू एवरीवन।